हेलो एवरीबॉडी। हेलो शिवानी। हेलो स्वाति। हेलो रिंकू। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करो फटाक से भी लोग। ऑडियो एंड वीडियो सभी लोग क्लियर करो फटाक से। ओके। चलो सब कुछ ओके फाइन है, अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वोल्टेज के बारे में डिस्कस कर लिया था। अभी क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, करंट के बारे में, ठीक है, कि करंट एक्चुअली में होता क्या है और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। तो जैसा आपको पता होना चाहिए कि करंट एक्चुअली में होता है क्या है। करंट एक तरीके से कुछ अलग चीज नहीं है, फ्लो ऑफ चार्ज है। आपका जो चार्ज बहता है ना, तो चार्ज चलता है, उसी को हम करंट बोलते हैं। और चार्ज की बात मतलब कभी हो तो समझ जाना, चार्ज मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना है ना। चार्ज मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यहाँ पे दोनों वर्ड सब बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोला जा सकता है और चार्ज भी बोल सकता है, क्योंकि चार्ज और इलेक्ट्रॉन में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर चार्ज बनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बोलते हैं कि एक डिफरेंशियल टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर गए, मतलब आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी आपका होता है करंट का डिफिनेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। डी क्यू अपॉन डी टी, याद अपने याद पे याद रखिएगा। अगर हम बोलें कि इस फॉर्म से अगर हम बोले कि करंट की यूनिट क्या होगी, तो क्या बोलोगे, क्यू की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो हमारा करंट का यूनिट हो जाएगा कूलाम पर सेकंड। ये हमारी यूनिट हो जाएगी। एक यूनिट आपको पता है, एम्पियर तो ऑलरेडी आपको आपको पता ही होगा। अच्छा, एक चीज और याद होगा आपको, मैं आपको बताता हूं। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स थे, देखो ना, मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां जा रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव से रिपल करेगा, तो निगेटिव से रिपल होने के बाद ऐसे निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे थे ना। अगर आप यहाँ पे फ्लो देखो इलेक्ट्रॉन्स का, तो कैसा है, निगेटिव टू पॉजिटिव है, ये आपका इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है। तो एक बात ध्यान देना, हम क्या मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। लेकिन हमारा जो करंट का जो डायरेक्शन है, उसको हम पॉजिटिव सेंस बनाने के लिए हम क्या मानते हैं, वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो हो रहा है। करंट का हमारा ऐसा नहीं कि पॉजिटिव निगेटिव फ्लो होता है, हम ये क्या एग्जाम्पशन है कि हम पॉजिटिव निगेटिव को मान रहे हैं। हम इसके अपोजिट में डायरेक्शन को मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो एक बात ध्यान देना कि जो करंट हमारी होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट होती है, ये बात ध्यान देना। तो आप देख सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन का क्या है, माइनस टू प्लस, और करंट का क्या है, पॉजिटिव प्लस टू माइनस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ओके। यूनिट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एम्पियर और कूलाम पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्मॉल आई हो गया, कैपिटल आई हो गया, आई ऑफ टी हो गया। जब कभी एसी की बात करेंगे तो आई ऑफ टी लिखते हैं उस केस में, है ना। और जब कभी हम वेक्टर फॉर्म में तो आई बार लिख देते हैं। दोनों ये एसी वाले केस के लिए है, ये भी एसी वाले केस के लिए है, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर एसी केस। जब एसी होगा तो उस केस में हम यहाँ पे इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि इसका सर्किटल सिंबल कैसा होता है, मतलब कैसे करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डीसी करंट सोर्स है तो कुछ नहीं करना, आपको बस एक सर्कल लेना है और उसमें डायरेक्शन मेंशन कर देनी कि डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो ये हो जाएगा आपका डीसी करंट सोर्स का, और उसके सामने आप वैल्यू लिख दोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल भी अगर आप कोई पूछे, इनका बेस्ट एग्जांपल बता दो, तो बता देता हूं मैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है करंट मिरर होता है। जो करंट मिरर होता है ना, वो एक आपका क्या है, करंट सोर्स है। बीजेटी ओपन ये सब क्या आपके पास एक करंट सोर्स है। लेकिन अगर बात की जाए वहीं पे एसी सोर्स की, एसी करंट सोर्स की, तो कैसे बनाओगे, सर्कल बनाना है, डायरेक्शन बनाना करंट की आप वन डाउनवर्ड, और उसके अंदर एक छोटा सा साइन का सिंबल बना, देखो यहाँ पे देखना रेड कलर का, आपको यहाँ पे छोटा सा एक साइन का सिंबल बताना है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो वैल्यू है, ये जो सिंबल है वो एसी का है, ना कि डीसी का।
है ना। यहाँ पे अगर ऐसा सिंबल है मतलब वो क्या है, एसी का। कोई पूछता है इसका भी एक आधे हमको एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल याद रखना है, या कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसी करंट सोर्स का एग्जाम्पल क्या होता है, क्या बोलोगे, करंट सोर्स, इन्वर्टर, फीडर लाइन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, करंट सोर्स के एग्जाम्पल है। बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं अब हम यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि करंट के फ्लो में जो भी अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, किसी भी मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, जो उसको अपोज करता है, राइट। मतलब रेजिस्टेंस कोई एक एलिमेंट नहीं है यार, ये बात समझना सब लोग। रेजिस्टेंस इज नॉट अ एलिमेंट, रेजिस्टेंस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, और देखो कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है, देखो रजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रजिस्टर एक एलिमेंट है। रजिस्टर इज द एलिमेंट विच होल्ड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, मतलब रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। ओके, आप ऐसा मान लो कैसे यहाँ पे बहुत सारे रेड रेड के जो डॉट बने हुए हैं वो क्या है, चार्ज है, क्या है वो, चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे जब आप करंट फ्लो कर रहे हो तो बीच में कुछ बैरियर देखने को मिल रहा है इनको, उन्हीं को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस अपोजेस फ्लो ऑफ करंट। रजिस्टर इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जब हमारे पास जब सर्किट हम बनाएंगे तो हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट में जो मिलते हैं वो अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस मिलते हैं, डेफिनेटली अलग अलग वैल्यू के तो मिलेंगे ही, लेकिन बात आती है कि किस किस टाइप के होता है। कार्बन रेजिस्टेंस जो कार्बन का बना होगा, एक होता है सेरेमिक रेजिस्टेंस, सेरेमिक के जो बने होते हैं, एक होते हैं जो नाइक्रोम के बने होते हैं, एक होता है जो मैग्नीन के बने होते हैं। तो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रजिस्टर हमारे पास यहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी यूनिट क्या होगी, एक तो आपको पता होगा ओम, एक तो ऐसा हम ओम लिख देते हैं। दूसरा होता है आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो अगर हम आर को उधर रख दें तो करंट नीचे आ जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। V की यूनिट होती है वोल्ट और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर ये हमारी नेक्स्ट यूनिट हो जाएगी। क्लियर है, यहां तक सबको चीजें क्लियर है ना। आप सभी लोग कंफर्म करते जाइएगा, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इवन अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप यहाँ पे हैंड रेज का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, बात आती है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है उसकी रेंज कितनी होती है, कहां से कहां तक हमारा इसका रेंज होता है। तो याद रखना जो रेजिस्टेंस होता है वो माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट, ओम में भी होता है, किलो ओम में भी होता है, मेगा ओम भी होता ही है। अब हम धीरे धीरे गीगा ओम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हमारे पास जो मटेरियल हम बना रहे हैं ना वो ऐसे मटेरियल बना रहे हैं जिनका रेजिस्टेंस कुछ गीगा ओम का कुछ होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस की जब बात आएगी तो रेजिस्टेंस के लिए जो ओम्स था वो भी आपको पता होना चाहिए। ओम ने रेजिस्टेंस के लिए दो नियम निकाले थे, दो नियम कौन कौन से थे, जे इक्वल टू सिग्मा ई और V इक्वल टू आई आर। जे यहाँ पे करंट डेंसिटी है, सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी है, और ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। वोल्ट V आपका वोल्टेज है, आई आपका करंट है और आर आपका रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक बात आती है फॉर्मूले की, कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है, अगर हमको ये पता हो कि जो मटेरियल जो हमारे पास सामने मटेरियल है, जो मेटल है, जो भी पीस है, कोई भी एक थिंग जो सामने हमारे पास रखी है वो किस मटेरियल की बनी है, उसकी हमको रजिस्टिविटी पता चल जाए, उसका हमारा डायमेंशन पता चल जाए, मतलब कि उसका लेंथ पता चल जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल जाए, तो हम उसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं। उसके लिए हमको घबराने की बात नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास एक यहाँ पे कोई छोटा सा चीज रखा हुआ है, इसकी लेंथ है मान लो L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और इसकी रजिस्टिविटी है रो। तो इसका रेजिस्टेंस हम बहुत कंफर्टेबली बता सकते हैं, कितना होगा, रो L अपॉन A। रो यहाँ पे इसकी रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे सिग्मा है, जो यहाँ पे सिग्मा है और रो में क्या रिलेशन होगा, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, या फिर रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। एल यहाँ पे इस मेटल का लेंथ हो गया, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। याद रखना फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। अब बात आती है रो की यूनिट क्या होगी। देखो बहुत इजीली बताओ कैसे करना है। आपको आर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, रो एल अपॉन ए।
तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, ये रो बराबर हो जाएगा। आर की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगा, ओम मीटर। यहाँ पे पर मीटर मत बोलते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ओम पर मीटर, गलत गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ओम मीटर, ओम इंटू मीटर है यहाँ पे ना, ओम मीटर। अब देखो ये तो मैंने किसका बताया, रजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी का क्या होगा, सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, है ना। सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो मतलब क्या हो जाएगा, जो भी इसकी यूनिट थी तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन ओम मीटर। अब ओम जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोह पर मीटर। ये चीज आप लोग का ध्यान रखनी है, क्या बन जाएगा आपका, ये मोह पर मीटर। ठीक है ना, ये आपका ऐसा कुछ यहाँ पे बन जाएगा, मोह पर मीटर। किसकी यूनिट हो गई है आपकी ये, दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, मो पर मीटर। ये फिर एक काम कर सकते हो आप, इसको याद कर लो, इसको रेसिप्रोकल कर लेना। जब कभी एक चीज को याद कर लो दोनों में से, है ना, एक चीज को याद कर लो, दूसरा कोई चीज आता है आप उसको ड्राइव कर लेना, बेटर होगा। याद मत करना यार, याद करने के लिए ज्यादा आपको मतलब डेटा नहीं रखना है ना, आप उसको वहीं पे ड्राइव कर लीजिएगा। इसका जो नोट्स है वो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ ऑलरेडी, तो आप वहां से देख सकते हो। आ जाओ, अब बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ह्यूमन बॉडी का, वो कितना होता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो 500 ओम से स्टार्ट होके 1000 ओम के बीच में होता है। तो बोलोगे सर रेजिस्टेंस अलग अलग क्यों होता है सबका, तो अलग अलग इसलिए होता है कि सबके बॉडी के डायमेंशन भी अलग अलग है। जिसकी जो थोड़ा मोटा है, मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, देखा, जो मोटा है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो उनकी बॉडी से करंट जल्दी पास हो जाता है। तो याद रखना कि जब कभी जो मोटे लोग होंगे उनका रेजिस्टेंस थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। जिनकी लेंथ थोड़ा ज्यादा होती है, जिनकी हाइट जिनकी ज्यादा होगी, जिनकी हाइट थोड़ा सा ज्यादा होगी, उनका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो जल्दी उनको करंट नहीं लगेगा। हालांकि इतना ज्यादा फील नहीं आता, इतना डिफरेंस नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग के पास जो वोल्टेज होता है, जो हमारे घर में जो वोल्टेज 220 वोल्ट, वो उतना सफिशियंट वोल्टेज है कि इतना रेजिस्टेंस को अपोज नहीं कर पाएगा। वो तो ऑलमोस्ट करंट फ्लो हो ही जाती है, चाहे 500 ओम का रेजिस्टेंस हो चाहे 1000 ओम का रेजिस्टेंस हो। ठीक है, ओके। बस एक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया कि आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, बात आती है कि हमारा क्या जो रेजिस्टेंस होता है ना, क्या वो टेम्परेचर डिपेंड करता है कि नहीं करता। बिल्कुल, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे मान लो आपका 0 डिग्री पे जो टेम्परेचर वो आर नॉट है, तो आपका टी डिग्री टेम्परेचर कितना रेजिस्टेंस हो, क्या बोलोगे, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा। अल्फा यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, और इसमें टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू टी, 1 प्लस अल्फा टी करके उसमें आर नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टी टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये किस टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस है, आर टी। 0 डिग्री पे कितना था, आर नॉट, तो क्या हो जाएगा, आर टी कोस टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस दिया होता है आपको, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर रेजिस्टेंस दिया होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और आपको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस पूछा, मतलब क्या, मान लीजिए आपको देता है कि 10 डिग्री पे आपका इतना रेजिस्टेंस है ना, तो 20 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। 10 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस, इतना आपको दिया है, तो 20 में कितना होगा, तो क्या करोगे, आई टी वन, 1 प्लस अल्फा, T2 माइनस टी वन, मतलब 20 - 10, है ना, और यहाँ पे आप निकाल लोगे क्या, रेजिस्टेंस RT2। तो RT2 कितना हो जाएगा, RT1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा अल्फा 2 - अल्फा, फिर T2 - T1, क्या आ जाएगा यहाँ पे, T2 - T1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, देखना, अल्फा की वैल्यू ध्यान से समझना सभी लोग, जितने भी मेटल और कंडक्टर होते हैं ना, उन सब के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, हालांकि इसका यूज आपका जब मेजरमेंट वगैरह पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा यूज होगा। याद रखना, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है फॉर ऑल मेटल एंड कंडक्टर्स, और अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है किसके किसके लिए,
सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के लिए इस वैल्यू निगेटिव होती है। याद रखना सभी लोग, याद रखने वाली चीज है ये। क्या बोला मैंने? अल्फा की वैल्यू कंडक्टर या फिर कोई मेटल है उसके लिए पॉजिटिव होगी, और अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा मैं। देखो, आप ये मानते हो कंडक्टर, कोई कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, क्योंकि उसको तो करंट को अलाउ करना है। लेकिन होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ वो मटेरियल खराब हो जाता है, तो वो डिग्रेड हो जाता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस तो हमारा कम होना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब अल्फा की वैल्यू वहां पे क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रही है। तो याद रखना, कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से हर एक मेटल खराब हो जाता है। तो हमको कंडक्टर से चाहिए कि रेजिस्टेंस कम हो, लेकिन वो कंप्यूटर रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर से मैं क्या चाहता हूँ? इंसुलेटर से मैं चाहता हूँ कि भाई उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहे, क्या रहे? बहुत ज्यादा रहे। लेकिन होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस कम हो गया, मतलब इस केस में अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है। तो याद रखना, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी डिग्रेड होती है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जो कि हमको उल्टा चाहिए था। हम चाहते थे कि इंसुलेटर रेजिस्टेंस चेंज ना हो, बढ़ ज्यादा ही रहे, और कंडक्टर रेजिस्टेंस कम ही रहे, ज्यादा ना हो। लेकिन उल्टा हो जाता है क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल वो भी कर लेंगे यार। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाक से भी सभी लोग। देखो, एक क्वेश्चन आपके पास है, एक कोई क्यूब है, उसका रेजिस्टेंस बोला गया है कि 2 ओम है। ठीक है, अब बोला कि अगर मैं इसको खींच तांच के ऐसा कर दूं कि इसका लेंथ को डबल कर दूं। खींच के करना, क्या करना है? स्ट्रेच करना है, खींचना है। अभी लेंथ एल है, इतना खींचो उसकी लेंथ डबल हो जाए, 2L हो जाए, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका एक शॉर्टकट भी है और एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, दोनों बता देता हूं मैं आपको। देखो, आप उसको खींच लो, तोड़ लो, मटोड़ लो, कुछ भी कर लो, उसके अंदर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो अगर आप उसकी लेंथ को डबल कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि उसके बाद वाला जो एरिया बनेगा वो क्या हो जाएगा? पहले वाले एरिया का हाफ होगा। तो अगर आप यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस निकालोगे, रो L2/A2, L2 तो आपका 2L1 हो गया और एरिया हाफ हो गया, तो 2 क्या हो जाएगा? 4। तो कहने का मतलब क्या है, जितना पहले आपका रेजिस्टेंस था उसका 4 टाइम हो जाएगा। पहले कितना था? 2 ओम था, उसमें 2 × 4 कर दो, कितना आ जाएगा? 8 ओम। तो जो आपने उसको स्ट्रेच किया, पहले कितना था? 2 ओम, स्ट्रेच कर दिया, कितना स्ट्रेच किया कि डबल हो जाए, तो उसका कितना हो जाएगा? ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें शॉर्टकट क्या है कि जैसे मान लो आपको पहले जो रेजिस्टेंस था 2 ओम था, ठीक है, और आपने उसको कितना स्ट्रेच किया, कितना किया है? 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे हो गया n²। तो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 2। अगर मान लो सेम क्वेश्चन होता है कि आपके पास मटेरियल यहाँ पे है R1, जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है, कितना है? 2 ओम। अब आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, इतना ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हो कि वो 4 टाइम्स हो गया है। लेंथ उसकी कितनी हो गई है? 4L हो गई है। आप उस मटेरियल को इतना स्ट्रेच कर रहे हो कि वो 4 टाइम्स ऑफ लेंथ हो गया है। तो अब मुझे बताओ कि वो जो नया मटेरियल बनेगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? बताओ जरा सभी लोग, कितना रेजिस्टेंस होगा? यहां पे क्या कर दोगे? 4 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 = 32, आपका 30 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है सब कुछ चीज? बताओ फटाक से सभी लोग। ठीक है, चलो, आपका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? दैट विल बी योर 32 ओम। आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो ना बेटा, सभी लोग। आपकी 10 AM पे क्लास होती है नेटवर्क रिवीजन की, और 8 AM पे होती है किसकी? आपकी डिजिटल की रिवीजन की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? थोड़ा सा इंडक्टेंस के बारे में, क्या हमारा ये इंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है ना? तो समझना, इंडक्टर भी एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। इंडक्टर भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, और कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, ठीक है।
अब देखो इंडक्टेंस तो प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन एलिमेंट कौन सा? इंडक्टर। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं और इन टर्म ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इंडक्टर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इंडक्टर एक एलिमेंट है। इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है। इंडक्टर इज एन एलिमेंट दैट होल्ड इंडक्टेंस प्रॉपर्टी। ओके। अब जो इंडक्टर होता है वो कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? तो याद रखना, इंडक्टर आपका एनर्जी स्टोर करता है कौन सा? मैग्नेटिक एनर्जी। ओके। या फिर इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल सकते हैं। इसका जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है। ऐसा सिंबल क्यों होता है? क्योंकि इंडक्टर को कैसे बनाते हैं? एक वायर लेके एक कोर के ऊपर बाउंड करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। इसका जो सिंबल ऐसा वो नंबर ऑफ टर्न्स को बता रहा है कि इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओके। इंडक्टर को हम किसके बेस पे क्लासिफाई करते हैं? तो इंडक्टर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न जो हमने लगाए ना, तो किसी कोर के ऊपर लगाए होंगे, है ना? या तो सिलिकॉन स्टील होगा या तो कास्ट स्टील होगा, है ना कोई यहाँ पे मटेरियल होगा, है ना? तो या फिर हो सकता है कास्ट आयरन हो। तो जो भी यहाँ पे मटेरियल है उस बेस पे हम इंडक्टर को क्लासिफाई करते हैं कि इसका कोर कैसा। जैसे कि या तो सिलिकॉन स्टील का कोर होगा, माइल्ड स्टील होगा, एयर कोर होगा, या सीआरजी स्टील है। किस टाइप का कोर यहाँ पे यूज किया गया है उस बेस पे हम इंडक्टर को क्लासिफाई करते हैं। बात आती है कि सर इंडक्टर के लिए भी ओम्स लॉ है क्या? बिल्कुल। इंडक्टर के लिए भी हमारे पास 2 ओम के नियम है। कौन कौन से नियम है? पहला हमारा है साई इक्वल्स टू एल आई। मतलब साई यहाँ पे क्या होता है? फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज में पहले बता चुका हूं, पहले क्या बता चुका हूं कि नंबर ऑफ टर्न से जब फ्लक्स लिंक करता है उसी को हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। ओके। और साई इक्वल्स टू एल आई है, उसमें एल यहाँ पे क्या है? इंडक्टर है। साई फ्लक्स लिंकेज है, आई यहाँ पे करंट है। ठीक है। और v इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ये आपका हो जाता है यहाँ पे वोल्टेज। एक बात और याद रखना, इंडक्टर के लिए जो स्टेट वेरिएबल होगा वो कौन होता है? इंडक्टर के लिए जो स्टेट वेरिएबल होता है वो यहाँ पे करंट होता है। देखो ना, इंडक्टर के लिए जो स्टेट वेरिएबल होगा वो करंट होगा। अच्छा मुझे बताओ सभी लोग, रेजिस्टेंस के लिए स्टेट वेरिएबल कौन होता है? बताओ, रेजिस्टेंस के लिए स्टेट वेरिएबल कौन होता है? गुड मॉर्निंग नीनामा। रेजिस्टेंस के लिए स्टेट वेरिएबल कौन होता है? वोल्टेज और करंट दोनों होते हैं। कैपेसिटेंस के लिए कौन होगा? कैपेसिटेंस के लिए कौन होगा? कैपेसिटेंस के लिए होता है वोल्टेज। ठीक है ना? कैपेसिटेंस के लिए कौन होगा? वोल्टेज होगा। इंडक्टर के लिए क्या होगा? करंट होगा। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। जैसे कि अगर हमारे पास ये इंडक्टर है, इसकी वैल्यू हमको दी है एल, इसमें वो करंट जो पास हो रही है वो आई टी है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या होगा? वी ऑफ टी होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब ये मतलब इंडक्टर मेरा ये मतलब पैसिव एलिमेंट है, जब कभी भी करंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी करंट किसी भी पैसिव एलिमेंट पे इंटर करती है, तो जिस भी टर्मिनल पे इंटर करती है वो टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करता हूं, ये एक इंडक्टर है, ये आपकी करंट आ रही है, ये एक पैसिव एलिमेंट है। जब कभी भी पैसिव एलिमेंट के जिस भी टर्मिनल पे करंट इंटर करती है वो टर्मिनल प्लस टर्मिनल कहलाता है, और जिस भी टर्मिनल से करंट लीव करती है वो टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल कहलाता है। तो ये आपका प्लस टर्मिनल कहलाएगी, आपका निगेटिव टर्मिनल कहलाएगा। ओके। अब इसमें आपका v ऑफ टी क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है v ऑफ टी क्या होता है? एल डी आई अपॉन डी टी होता है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब अगर आपको यहाँ पे करंट का फंक्शन दे दिया जाए, आपको एल की वैल्यू दे दी जाए, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि वी ऑफ टी कितना होगा। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं। मान लो 2 मिनट के लिए कि एल की वैल्यू है 1 हेनरी। समझना प्रॉपरली, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप सब लोग आंसर करना। इसकी वैल्यू है 1 हेनरी। ठीक है। और आपके पास आई टी की वैल्यू है, यहाँ पे जो आई टी है, जो करंट यहाँ पे ये आई टी की वैल्यू है, दैट इज 4t। कितना आपके पास ये? 4t। ठीक है ना? कितना आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू? 4t।
आप लोग मुझे बताइए सभी लोग कि इस केस में आपका V ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी, कितने वोल्ट आपका वोल्टेज होगा। L की वैल्यू 1 है और IT की वैल्यू कितना 40 है। तो सभी लोग बताओ कितना हो जाएगा वोल्टेज। सिंपल, IT को डिफरेंशिएट करना है, 40 को जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं। जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन बस करो, बड़े क्वेश्चन भी करना है, लेकिन उसके साथ आपको छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, मैं अपने क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, है ना, मैं ये क्वेश्चन अपने से नहीं बना रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। बस यहाँ पे होता था कि 4t² हो गया हो, यहाँ पे sin t हो गया हो, इतना डिफरेंस होता था, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे करंट पता है, अगर आपको L पता है, तो आप V ऑफ टी निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए कि आपको L पता हो, आपको V ऑफ टी पता हो, तो क्या आप I ऑफ टी निकाल पाओगे? क्या बोला मैंने? अगर आपको V ऑफ टी पता हो, L की वैल्यू पता हो, तो क्या I ऑफ टी पता कर पाओगे? वही हम कैलकुलेट करते हैं कहां पे, इससे। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है देखना। हमारे पास फॉर्मूला है I ऑफ टी इक्वल्स टू, I ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/L। देखो पहले क्या था फॉर्मूले में, बताता हूँ, रिलेशन बताता हूँ। यहाँ पे क्या था, पहले न्यूमरेटर में था, अब यहाँ कहां पहुंच गया डिनोमिनेटर में। पहले क्या था यहाँ पे डिफरेंशिएशन, अब हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन। और यहाँ पे पहले क्या था I ऑफ टी, यहाँ पे आ गया आपका V ऑफ टी। बहुत आसान है यार, याद करना भी बहुत आसान है, अगर आप याद करना चाहो तो बहुत आसान कर सकते हो। यहाँ पे क्या था V ऑफ टी, तो यहाँ पे आ गया I ऑफ टी। L न्यूमरेटर में था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ पे डिफरेंशिएशन साइन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन है। यहाँ पे I ऑफ टी है, यहाँ पे V ऑफ टी है। यहाँ पे D ऑफ टी डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया। कितना आसान है यार, एक फॉर्मूला अगर याद हुआ तो दूसरा फॉर्मूला आसान है कि नहीं, आप सभी लोग मुझे बताओ, आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं इंडक्टर की यूनिट क्या होती है। एक तो सबको पता है कि इंडक्टर की यूनिट होती है हेनरी, ये तो सब मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि ये तो सबको पता होगा कि सर इंडक्टर की यूनिट तो हेनरी होती है। लेकिन कभी देखो, हेनरी सबको पता है कि ये होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछता है जो सबको पता है, कुछ अलग पूछेगा। तो आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, L डी अपॉन डी टी। अगर हम यहां से L की वैल्यू निकालना चाहें तो L क्या हो जाएगा, V इंटू डी टी अपॉन डी आई। यही हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना, V इंटू डी टी अपॉन डी आई। अब देखो, V की यूनिट होती है वोल्ट, V की यूनिट होती है वोल्ट, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और I की यूनिट होती है एम्पियर। तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये आपकी यूनिट हो जाएगी इसकी इंडक्टर की। एक होती है हेनरी, एक यूनिट तो हो गई हेनरी, और दूसरी यूनिट हो जाएगी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये आपके इंडक्टर की यूनिट हो जाएगी। बात करते हैं बेसिक फॉर्मूला, हमारा इंडक्टर का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा। तो मान लो आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा कोर है जिसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा। मान लिया मैंने इसका लेंथ यहाँ पे L है, सो मान लेता हूँ M लेंथ है इसकी, टोटल जो कोर है इसकी लेंथ कितना है यहाँ पे M है। प्रॉपर्ली समझना, इसकी जो लेंथ है यहाँ पे कितनी, मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए में, टोटल लेंथ है M। इसके टोटल लेंथ को कितना मान लिया मैं 2 मिनट के लिए, M है। लेकिन आपको यहाँ पे M को नहीं देखना, मैं यही बोलना चाह रहा था कि आपको यहाँ पे M से कोई मतलब है ही नहीं, आपको यहाँ पे कोई M से कोई मतलब है ही नहीं। आपको कोर की लेंथ नहीं देखनी है, आपको ये देखना है कि आपका जो कोर है उस कोर में वाइंडिंग कहां से कहां तक बाउंडेड है। जहां तक भी बाउंडेड है हमको उस लेंथ को देखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने, हम यहाँ पे कोर का टोटल लेंथ नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे वो लेंथ देख रहे हैं जहां तक आपका वाइंडिंग प्लेस्ड है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, या आपका एल ई बोल सकते हैं, ज्यादा बेस्ट होगा तरीके देखने के लिए। यहाँ पे क्या बोलेंगे, एल ई, मतलब ये इफेक्टिव लेंथ है, एल ई, ये आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ। ओके, अब आपके पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, देखो ना आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है कोर का, और नंबर ऑफ टन्स भी हो कि मान लो 10-50 कुछ टन्स है, और इस कोर की कुछ ना कुछ परमेबिलिटी भी होगी कि मतलब कितना ज्यादा ये फ्लक्स को अलाउ करेगा अपने अंदर से। परमीबिलिटी मतलब पर मतलब क्या होता है,
पर अलाउ करना। परमिएबिलिटी एक एबिलिटी, किसकी एबिलिटी? परमिट होने की एबिलिटी। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? किसी मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि अपने अंदर से फ्लक्स को परमिट करने का, फ्लक्स को फ्लो होने का जो परमिशन प्रोवाइड करता है, एबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी। ओके, तो मान लिया मैंने इसकी परमिबिलिटी कितनी, म्यू आर है। तो इस कोर का मतलब जो यहाँ पे अपना जो अरेंजमेंट बना है, इसका इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन एल। ये फॉर्मूला याद रखना। क्या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर मतलब एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी हो गया, इंटू एन स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू ए मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन एल। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। ओके, यूनिट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगा ये देख लेते हैं। यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, हमारा जो परमेबिलिटी है उसका यूनिट क्या होगा देखना। एल यहाँ पे क्या, म्यू एन स्क्वायर अपॉन ए अपॉन एल होता है, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल इंटू एल अपॉन एन स्क्वायर ए। देखो एल मतलब क्या होता है, हेनरी, हेनरी हो जाएगा इसका यूनिट, तो एल की यूनिट हो जाएगी हेनरी। लेंथ की यूनिट हो जाएगी मीटर, तो मीटर। नंबर ऑफ टर्न की कोई यूनिट नहीं होती है, ऐसा मीटर मत बोलते, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। नंबर ऑफ टर्न को तो बोलोगे 10 मीटर की नंबर ऑफ टर्न है, नहीं बोलेंगे ना, सिर्फ काउंटिंग बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्न कितने 10। अब ये नहीं बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न कितने 10 मीटर, ये नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं 10, नंबर ऑफ टर्न 10 है। या फिर कितने बोलेंगे 20 30 जितना भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना बोल देंगे, लेकिन उसके सामने मीटर का कुछ लगाते नहीं, मतलब एक यूनिट क्वांटिटी है। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो अगर हम यहां से देखें तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हेनरी पर मीटर। तो याद रखना कि हमारा जो परमेबिलिटी है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये बात आप लोग सब लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा चलो, मेरा आपसे क्वेश्चन एक है भी, आपसे मैं एक क्वेश्चन अभी फिर से पूछता हूं कि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं 2 मिनट पहले, लेकिन देखना चाह रहा हूं कि आप में से कितनों को याद है जो मैं बताता जा रहा हूं। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है बताओ चलो। बताइए सभी लोग, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, मो पर मीटर, बिल्कुल सही है। और रजिस्टिविटी की यूनिट, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, रजिस्टिविटी की ओम मीटर, ओम पर मीटर मत बोलना ना, यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जो एक मतलब एक जेई और एई एग्जाम में 10 बार आ चुके हैं, है ना, एक बार नहीं 10 बार आ चुके हैं। और लोग यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं, ओम पर मीटर को बोल देते हैं, हालांकि किसी ने ओम पर मीटर नहीं बोला, बहुत अच्छी बात है। चलो सभी ने ओम मीटर बताया, बहुत अच्छी बात है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने किस पे, कैपेसिटर पे। हमारा कैपेसिटर क्या है, देखो कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी है ये, किसकी, एक मैटर की, कौन सी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी। और जो मेरा कैपेसिटर है वो एक एलिमेंट है जो कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है ना। जो मेरा कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एक कैपेसिटर एलिमेंट है जो कि कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बेस पे क्लासिफाई करते हैं ना, कि हमारे दो प्लेट होंगे, दो प्लेट के बीच में हम कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर रहे हैं, उस बेस पे हम कैपेसिटर को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि हमारे माइका है या क्वार्ट्स है, उस बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। बात की जाए अब यहाँ पे ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ यहाँ पे क्या होता है, अगेन दो लॉ है। पहला होता है Q इक्वल टू सी वी, पहला हमारा जो रूल होता है क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी होता है, मतलब Q इक्वल टू सी वी हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। और दूसरा होता है आई इक्वल टू सी डी बाई डी टी। ये हमारे दो रूल होते हैं। क्यू यहाँ पे क्या होता है, चार्ज होता है, सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, वी आपका वोल्टेज है,
ओके, और आई यहाँ पे क्या, करंट, सी कैपेसिटेंस, वी यहाँ पे वोल्टेज। और यहां से मैंने बताया भी था कि आपका जो कैपेसिटेंस का जो स्टेट वेरिएबल होगा वो वोल्टेज होगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज और करंट रिलेशन की बात की जाए तो देखना, ये आपका करंट है, ये कैपेसिटर है। हाँ बताया ना मैंने, जब कभी पैसिव एलिमेंट है ये, हाँ है कि ना, हाँ पैसिव एलिमेंट है। तो जब करंट यहाँ पे एंटर करी तो जहां पे भी एंटर करती हो प्लस टर्मिनल बन जाता है, और जहां से लीव करती हो माइनस टर्मिनल बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस टर्मिनल है माइनस टर्मिनल है, तो यहाँ पे करंट कितना होगा, आई इक्वल टू सी डी बाई डी टी। अब बात की जाए कि मतलब अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज पता है, सी पता है, तो क्या आप करंट नहीं बता पाओगे? ऑब्वियसली बता पाऊंगा मैं, फॉर्मूला ये नीचे आपके सामने लिखा है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब क्या, कि अगर आपको सी पता हो, आई ऑफ टी पता हो, तो क्या वी ऑफ टी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं देखना, यहाँ पे आई ऑफ टी था, देखना प्रॉपर्ली बताता हूं कैसे करना है। यहाँ पे आई ऑफ टी था, यहाँ पे क्या बन गया, वी ऑफ टी। यहाँ पे सी क्या था न्यूमरेटर में, तो वन अपॉन सी हो गया, मतलब डिनोमिनेटर पहुंच गया ये। यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन था, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन पहुंच गया। यहाँ पे वी ऑफ टी था, यहाँ पे आई ऑफ टी पहुंच गया। यहाँ पे डी ऑफ टी डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे न्यूमरेटर में पहुंच गया। एक फॉर्मूला याद किया, दूसरा फॉर्मूला आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा, है ना। हालांकि इसका डेरिवेशन भी मैंने मेंशन किया, लेकिन अपन रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में डेरिवेशन का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। मुझे तो बस आपको क्या करना है कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करा के क्वेश्चन सॉल्व कराना है ना। तो बस मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, डेरिवेशन वाला पार्ट में स्किप कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। हमारा जो टारगेट है कि आज 27 है, हम लोग लगभग ये 3 या 4 तारीख से हम लोग रिवीजन के बाद, मतलब रिवीजन तो चलता रहेगा हमारा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हमारा रिवीजन चलता रहेगा। 3 या 4 तारीख से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे, जब तक कि आपका पूरा एग्जाम ना हो जाए किसका, व्यापम सब इंजीनियर का, तब तक ये सीरीज हम लेके चलते रहेंगे। इवन अगर उसके बाद भी हम सीरीज चालू रखेंगे तब तक कि आपका एसएससी जे का एग्जाम ना हो जाए। एसएससी जे के एग्जाम तक ये रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। इसकी यूनिट क्या होती है यार, देखो एक यूनिट सबको पता है फेरेड, इसमें तो अपन कोई डाउट है ही नहीं कि इसकी यूनिट होती कि नहीं होती, बिल्कुल होती, एक यूनिट होती है फेरेड। दूसरी यूनिट क्या होगी देखना, आई इक्वल टू सी डी बाई डी होता है। तो अगर यहाँ पे पूछू सी इक्वल टू क्या बोलोगे, सी इक्वल टू हो जाएगा करेंट इंटू डी टी अपॉन डीवी, आई इंटू डी टी अपॉन डीवी। तो आई की यूनिट होती है एम्पियर, इसकी यूनिट होती है सेकेंड, और इसकी यूनिट होती है वोल्टेज। तो एम्प सेकेंड पर वोल्ट, एम्प सेकेंड पर वोल्ट, दिस इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर फेरेड। और दूसरा क्या हो जाएगा, एम्प सेकेंड पर वोल्ट। अगर कोई पूछता, मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने आपको पहले बता चुका है, अगर मैं आप लोग से पूछता कि इंडक्टर की यूनिट क्या होगी, तो क्या हो, कैसे बताओगे, देखो एक बोलोगे हेनरी और दूसरा बोलोगे, उल्टा करना है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, खत्म कहानी। एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ याद तो ड्राइव कर लो, कितना टाइम लगता है ड्राइव करने में, यहाँ पे 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं 10 सेकंड का टाइम लगेगा आपको ड्राइव करने में। अब बात करते हैं बेसिक फॉर्मूले की। तो आपको पता होगा, ये बहुत पहले से पता है कि कैपेसिटेंस हम कैसे बनाते हैं, दो प्लेट के बीच में एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं, तो हमारा बन जाता है कैपेसिटर। तो ये दो प्लेट हो गई, प्लेट नंबर 1, ये आप हो गया प्लेट नंबर 2। इनके बीच में मैंने एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया है ना, और उनकी जो डिस्टेंस, दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस मान लो क्या है, वो डी है। और जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी, देखो परमिबिलिटी अलग होती है जो कि हम इंडक्टर के से बात कर रहे थे, और परमिटिविटी एक अलग चीज होती है, मतलब चार्ज को होल्ड करने की प्रॉपर्टी परमिटिविटी होती है, कि हमारा जो डायलेक्ट्रिक कितना वो चार्ज को होल्ड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। तो ये आपका प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, उनके जो डायरेक्टिव मटेरियल है, प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ए है, और उनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे डी है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा ना वो क्या होगा, वो आपको हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और दूसरा एप्सिलॉन आर मतलब क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ए मतलब प्लेट का एरिया अपॉन डी, मतलब कहने का मतलब ये है
कि इन प्लेट के बीच की जितनी कम दूरी होगी, इतना कम आप इसको करोगे, इनके प्लेट को जितना आप कम करोगे उतना ज्यादा आपका कैपेसिटेंस यहाँ पे बढ़ता जाएगा। मतलब इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी हमको कम करना है। और दूसरा, जितना ज्यादा हम प्लेट का एरिया रखेंगे उतना ज्यादा आपका कैपेसिटेंस यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, क्या, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r a अपॉन d। मैं एक काम करता हूं, मैं इनका एक छोटा सा टेबल बना लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा। दिखाता हूं आपको, टेबल मैंने बनाया होगा कहीं पे, लास्ट में बनाया होगा, मैं दिखाता हूं। ठीक है, इतना हो गया। इसका वैल्यू कितना होता है रखना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया। अच्छा एक बात ध्यान देना, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कितनी, मतलब वैल्यू कितनी होगी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो अपना इंडक्टर में होता था उसकी थी 4 पाई इंटू 10⁻7, ठीक है ना, हेनरी पर मीटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, फैरेड पर मीटर। ठीक है ना, ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेट का, डी यहाँ पे डिस्टेंस है। ये जो एक छोटा सा मैंने टेबल बनाया देख सकते हो आप यहाँ पे, वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप का है। रेजिस्टेंस के केस में देखना, रेजिस्टेंस के केस में V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और रेजिस्टेंस के केस में करंट क्या होता है, V अपॉन आर। ठीक है, इंडक्टर की केस की बात की जाए, इंडक्टर में V इक्वल टू कितना होता है, एल डी आई अपॉन डी टी, और इंडक्टर केस में करंट कितना होता है, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन वी डी टी। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज कितना होता है, 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन आई डी टी, और कैपेसिटर के केस में करंट कितना होता है, सी डी बाई डी टी। इसको याद कैसे करना है, चलो थोड़ा और देखते हैं। आई थिंक मुझे जो लगता है ना कि आपको इसको याद के जो तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चों वाला खेल है, तो इसको तो याद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो कंफ्यूजन होता है वो एल और सी में होता है। चलो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ बताता हूँ ना। देखो, आप यहाँ पे तक क्रॉस कर लो, मतलब यहाँ पे क्या, एल डी अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या, सी डी बाई डी टी। यहाँ पे देख लो, क्रॉस कर लो, यहाँ पे क्या, 1 अपॉन एल, यहाँ पे 1 अपॉन सी, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे आई डी टी, यहाँ पे वी डी टी। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, दैट इज अप टू यू कि कैसे आप इसको याद रखना है। नहीं याद अगर आ रहा है, आपको याद नहीं करते बनता है, कोई बात नहीं। मैं, मुझे भी एक्चुअली बोलूं तो मुझे भी याद नहीं है, मैं डिराइव करता हूँ। लेकिन कुछ लोग आप चाहते हैं याद करना चाहते तो याद भी कर सकते हैं। मैंने तो याद नहीं किया है, मैंने याद नहीं किया, मैं तो ड्राइव कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर है। मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ आपको, मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया, दो फॉर्मूले बस याद किए, एक ये वाला फॉर्मूला याद किया, एल डी आई अपॉन डी टी जो ओम्स लॉ का है, और एक ये फॉर्मूला याद किया। इसके बाद तो मैं ये वाला ड्राइव कर लेता हूँ ऑटोमेटिकली, ये वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ड्राइव कर लेता हूँ, ऐसा ये ऑटोमेटिक ड्राइव में कर लेता हूँ। सिमिलरली मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है, मैं इसको ऑटोमेटिकली ड्राइव कर लेता हूँ। हाँ, 2 मिनट मुझे टाइम लगता है, याद मैंने भी नहीं किया है। पावर क्या होता है, देखो, पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी आपकी चेंज होती है उसी को हम बोलते हैं पावर। मान लो आप कहीं पे बैठे हो, है ना, आपके अंदर कुछ एनर्जी है, तो आप कोई भी सामान उठा के यहां से वहां रख रहे हो, तो आपने उस पर पावर आपका कंज्यूम हुआ, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को खर्च किया, आपके एनर्जी में चेंज आया है। आपके अंदर जो एनर्जी थी उसमें चेंज आया है, क्योंकि पहले आप बहुत फ्रेश फील कर रहे थे, आपने कुछ काम किया तो एनर्जी डाउन हो गई, मतलब आपने कहीं ना कहीं अपनी पावर को वेस्ट किया। तो पावर क्या होता है, पी इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी होता है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट सबको पता, बच्चे बच्चे को पता, यूनिट वॉट होती है। और दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट, सॉरी वॉट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जूल पर सेकंड। एनर्जी होती है जूल, और जूल पर सेकंड। ठीक है, एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट होता है। पावर को हम क्या बोलते हैं, डी अपॉन डी टी, क्योंकि ई की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। और सिमिलरली वर्क डन की यूनिट भी क्या होती है, जूल। तो हम चाहे तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या, डी ई अपॉन डी टी। पावर को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें शॉर्ट फॉर्म में, तो हम क्या होते हैं, पावर हमारा क्या होता है, V इंटू आई होता है। पावर हमारा हमेशा वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। पावर क्या होता है, हमेशा वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। रजिस्टर केस में पावर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो P इक्वल टू V इंटू आई। अगर यहाँ पे V इक्वल टू आई आर पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। और अगर यहाँ पे
आई की जगह वी अपॉन आर पुट कर दो, क्या हो जाएगा वी इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि पावर के फॉर्मूले हैं, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। बात करते हैं इंडक्टर के लिए। भाई एक चीज मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, अभी भी आपको याद रखना होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर कभी भी पावर वेस्ट नहीं करते हैं। एक फुल साइकिल में उनके पास जो पावर वेस्टेज होगा, जो पी एवरेज होगा, वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि वो कभी पावर वेस्ट करते नहीं, जीरो कंज्यूम करते नहीं, वो सिर्फ स्टोर करते हैं। स्टोर करने में और कंज्यूम करने में डिफरेंस होता है ना। स्टोर करने में और कंज्यूम करने में डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है, अगर मान लीजिए आप कहीं पे मॉल वगैरह पे जाते हैं, वहां पे आपने जाके कुछ खाना पीना खा लिया, वो आपने कंज्यूम कर लिया, लेकिन अगर आप वहां से कुछ पैक करा के घर पे लेके आ रहे हैं, तो उसको आपने कंज्यूम नहीं किया, आपने उसको स्टोर करके लेके आए हैं, तो ये डिफरेंस हो गया। इंडक्टर और कैपेसिटर कभी सिर्फ उसको स्टोरेज वाला काम कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, लेकिन कभी भी उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। तो उनका पी एवरेज हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। हाँ, ये कि किसी एक टाइम पे इंस्टेंटेनियस पावर प्रेजेंट होगी, और वो क्या होगा, वी इंटू आई, वी की वैल्यू एल टी आई अपॉन डी टी, और आई हो जाएगा। तो ये आपका पी इंस्टेंटेनियस हो गया। सिमिलरली कैपेसिटर में भी पी एवरेज जीरो होता है, पी इंस्टेंटेनियस बस होगा। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, है ना, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जो भी रिवीजन वाले स्टूडेंट होंगे, जो भी रिवीजन में इंटरेस्टेड होंगे, वो ग्रुप सिर्फ उनके लिए है। तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आपकी जो भी अपडेट होगी मैं उसमें प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया, कैपेसिटी की कहानी हो गई। एनर्जी क्या होती है, देखो एनर्जी होती है कुछ भी काम करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। ये अपन साथ 8th 9th क्लास में थे, तब अपन जानते थे एनर्जी क्या होती है, काम करने की क्षमता को हम बोलते हैं एनर्जी। अगर आप अंदर कुछ काम करने की क्षमता है, उसको बोलेंगे एनर्जी आपके अंदर है। अगर आप बिल्कुल लस्त डले हो, वहां पे बिल्कुल कुछ काम कर ही नहीं सकते, बोलेंगे एनर्जी जीरो है, मतलब एनर्जी नहीं है। मतलब जो काम कर सकता है मतलब उसके अंदर एनर्जी है। पी इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन डी टी, आपको पता है एक पावर का फॉर्मूला था। तो यहां से ई कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ पावर। एनर्जी क्या होता है, हमेशा इंटीग्रल ऑफ पावर होता है ना। और इसी वजह से एनर्जी मीटर को हम क्या बोलते हैं, जो आप लोग मेजरमेंट पढ़ते हैं ना, एनर्जी मीटर, वो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो पावर का इंटीग्रल है। एनर्जी इज अ पावर ऑफ इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल ऑफ पावर, इंटीग्रल ऑफ पावर। इसी वजह से हम एनर्जी मीटर को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल, और दूसरी जाएगी क्या, वॉट सेकेंड। पावर की यूनिट है वॉट, और टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो वॉट सेकेंड भी हो जाएगी। 1 किलो वाट कितना होता है, 1 किलो वाट होता है 1 यूनिट के बराबर। 1 किलो वाट मतलब कितना होता है, 1000 वाट पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में, 1 घंटे तक आप कंटिन्यूसली 1000 वाट बल्ब कंज्यूम कर रहे हो, 1000 वाट कंज्यूम कर रहे हो, है ना। उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट या फिर 1 किलो वाट आवर। आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके घर पे, आपके घर पे 100 100 वाट के 10 बल्ब है। कितने बल्ब है, 100 100 वाट के 10 बल्ब है, मतलब 100 100 वाट के 10 बल्ब जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, अब उनको आप 1 घंटे तक कंज्यूम करो, कितना घंटे तक कंज्यूम करो, 1 घंटे तक कंज्यूम करो, तब जाके आपके पास 1 यूनिट का बिल आएगा। क्या बोला मैंने, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जब कभी भी आप, जब कभी भी आप 1000 वाट का कंजम्पशन करोगे कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर, तब जाके आपके पास 1 यूनिट का बिल आएगा। या फिर 1000 को हम डिवाइड कर सकते हैं 100 100 के 10 बल्ब, या फिर मैं ऐसा करते थे कि 10 10 वाट के 100 बल्ब, या फिर 1 1 वाट के 1000 बल्ब। वो आपके ऊपर है ना। इसलिए आजकल हमारे पास जो बल्ब आ रहे हैं ना, वो लेस वोल्टेज के आ रहे हैं। इसीलिए हमारे पास जो बल्ब आ रहे हैं आजकल, वो लेस वोल्टेज के आ रहे हैं, क्योंकि लेस वोल्टेज से क्या होगा यार, आपका बिजली का बिल घटेगा। रजिस्टर के लिए आपका एनर्जी क्या होगा, देखो आपको पता है ये चीज। रजिस्टर के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, पावर क्या होता है, वी इंटू आई, आई स्क्वायर आर, और वी स्क्वायर अपॉन आर। कुछ नहीं करना, इसमें टाइम का मल्टीप्लाई करना बस। इसमें भी टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें भी टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया आपका क्या, एनर्जी का फॉर्मूला। किसके लिए, रजिस्टर के लिए।
इंडक्टर के लिए एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वो क्या है? इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। मैंने बहुत पहले बताया था ना आपको, इंडक्टर का स्टेट वेरिएबल करंट है, मतलब करंट इंडक्टर का कभी छोड़ेगा ही नहीं। देखो ना, यहाँ पे फिर करंट आ गया, इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। इससे क्वेश्चन बनते बहुत ज्यादा। अगर आपको एल की वैल्यू पता चल जाए, करंट की वैल्यू पता चल जाए, तो आप यहाँ पे एनर्जी वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली एनर्जी फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हो, साइन आई बाय 2 भी निकाल सकते हो। या फिर एक डेरिवेशन और बताता हूं मैं, यहाँ पे है ना साइन आई, देखो देखो साइन की वैल्यू क्या होता है? एल आई। तो देखो यहाँ पे एल आई स्क्वायर है, तो एक आई बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा? साइन आई बाय 2। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है, कि इतना फेमस फॉर्मूला नहीं है, फेमस तो आपका बेटा यही है यार, मतलब बहुत ज्यादा फेमस फॉर्मूला ही है, बहुत ज्यादा इसे क्वेश्चन बनते हैं। सिमिलरली कैपेसिटर के लिए भी एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ मतलब 1/2 सी वी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे होता है किसका? एनर्जी का। ओके। और अगर बात की जाए यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला और होता है, क्योंकि आपको पता ना, देखो यहाँ पे क्या? सी वी स्क्वायर, तो उसको कहते हैं सी वी इंटू वी। और सी वी क्या होता है? क्यू। ये किसके लिए किसके बराबर होती है? क्यू के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा ये? क्यू इंटू वी अपॉन टू। क्यू इंटू वी अपॉन टू, ये आपका कैपेसिटर की वैल्यू हो जाएगी। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू कैपेसिटर कितना हो जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू इंटू वी बाय 2। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपका यहाँ तक जो था ना पार्ट, वो कवर हो चुका है। हमारे 5 एलिमेंट कवर हो गए, जो बेसिक रूल थे वो हमारे कवर हो गए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हमारे डिपेंडेंट सोर्स के बारे में, कि हमारे पास कितने कितने टाइप के डिपेंडेंट सोर्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके जितने भी फ्रेंड्स हो आप उनको इन्फॉर्म करिएगा कि वो टाइम से क्लास को ज्वाइन करें और टाइम से क्लास को अटेंड करें। और मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें आपको अगर आपको ऐड होना हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हालांकि जो जो मुझे याद है मैं उनको खुद को ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनको ऐड करना, उनको ऐड करना है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। कुछ भी डाउट आए तो अंकित सत्या कांटेक्ट करते रहिए।